अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शीबा अकरम, गायनाकोलॉजिस्ट। हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया है सीरीज में वीडियोस रिकॉर्ड करने का, और इनके टॉपिक्स होंगे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेगनेंसी। इस सिलसिले में जेस्टेशनल डायबिटीज के ऊपर हम एक वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं। आज हमारी सेकेंड वीडियो जो है वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के ऊपर है। प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ये खवातीन जब तक अपनी प्रेगनेंसी के 5 मंथ्स कंप्लीट नहीं करती तब तक इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, और जब ये प्रेग्नेंट नहीं होती तब भी इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। लेकिन जब ये खवातीन प्रेग्नेंट हो जाती हैं और इनके 5 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, तो इनका ब्लड प्रेशर जो है वो राइज करना शुरू कर देता है, और ये रीडिंग 140/90 से ऊपर चली जाती है, और समटाइम्स डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से ऊपर जाता है। और इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन इसकी ये है कि अगर उनका ब्लड प्रेशर जितना कि नॉर्मल रूटीन में होता है उससे अगर 20 mm ऑफ Hg ऊपर चला जाए तो भी हम इसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में डायग्नोज कर लेते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसका अगर हम इंसिडेंस देखें तो एक प्राइमी ग्रेविडा में, यानी कि ऐसी लेडी जो कि फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही है, उसमें ये इंसिडेंस जो है वो 10% है। लेकिन जो मल्टी ग्रेविडा है, जिसका सेकेंड थर्ड फोर्थ बेबी है, उसमें ये इंसिडेंस जो है वो 5% है। यानी कि मेनली ये प्राइमी ग्रेविडा में ये प्रॉब्लम ज्यादा है। इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने का मेन मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, बेसिकली इसमें बहुत ज्यादा फीमेल के लिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए और उसके फीटस के लिए कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा है। मदर के अंदर ये क्या कर सकती है, इसमें आप देखें कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो इसमें प्री एक्लेम्पसिया जो है वो इसमें शामिल हो जाता है। प्री एक्लेम्पसिया में हम क्या देखते हैं कि एक तो लेडी का जो ब्लड प्रेशर है वो रेज्ड है, दूसरी चीज उसकी बॉडी पे एडिमा यानी कि सूजन आनी शुरू हो जाती है, उसके चेहरे पे स्वेलिंग, उसकी फिंगर्स में स्वेलिंग, और जब फिंगर में स्वेलिंग होगी तो पेशेंट कहती है जी मेरी रिंग्स टाइट होना शुरू हो गई, और उनके पैरों में स्वेलिंग, वो अक्सर कहती हैं जी हमसे जूता नहीं पहना जा रहा, बहुत टाइट हो गया है, इस तरह से। और जो तीसरी चीज है वो है प्रोटीन यूरिया। अगर आप उनका यूरिन सैंपल टेस्ट करवाएं तो उनके गुर्दों से प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाती है, जिसे हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। जब ये तीनों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं तो पेशेंट को हम प्री एक्लेम्प्टिक डायग्नोज करते हैं। अब हमारा काम ये होता है कि हम उसको एक्लेम्पसिया में जाने से रोकें। एक्लेम्पसिया एक निहायत खतरनाक सिचुएशन है जिसमें प्रेग्नेंट फीमेल को झटके लगने शुरू हो जाते हैं, बहुत खौफनाक किस्म के झटके लगते हैं। उसमें वो अपनी जुबान भी काट लेती है, बेहोश भी हो जाती है, और बेबी भी डेड हो जाता है। तो ये कंडीशन पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग है बोथ फॉर मदर एंड फीटस। तो इसमें जाने से रोकना आपका मकसद है, और आपने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंट को ट्रीट करना है। अब इसमें जो चीज हमारे जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि एक कंडीशन होती है, ये सबको मालूम होना चाहिए, जिसे हम हेल्प सिंड्रोम बोलते हैं। हेल्प सिंड्रोम का मतलब है हेमोलिसिस यानी कि खून का बहना, एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स जिसका मतलब है कि जो जिगर के टेस्ट हैं वो खराब हो जाते हैं। इसमें सीरम बिलीरुबिन लेवल 1.2 ग्राम्स पर डेसीलीटर से ऊपर चला जाता है, पेशेंट को जॉन्डिस लाइक कंडीशन हो जाती है, और इसके साथ उसका जो प्लेटलेट काउंट है, जिसे आम जुबान में सफेद सेल बोलते हैं, तो प्लेटलेट काउंट बहुत नीचे आ जाता है। जब प्लेटलेट काउंट नीचे आता है तो खून बहने की जो इम्कानात हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, खून बहना शुरू हो जाता है। और अगर पेशेंट को डिलीवर करें, नॉर्मल डिलीवर करें तो भी वो पीपीएच में जा सकती है, सिजेरियन करें तो ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती। तो यह भी पेशेंट के लिए बुनियादी तौर पे एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इस कंडीशन में होता यह है कि बेसिकली तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, पीआईएच है, बीपी हाई है, लेकिन इसमें पेशेंट जो है वो समटाइम्स हेल्प सिंड्रोम की तरफ चला जाता है, जिसमें पेशेंट को जॉन्डिस होता है, उसको अपने स्टमक वाली पे जगह, जिसको हम एपिगैस्ट्रिक बोलते हैं, एपिगैस्ट्रिक पेन होती है, यानी कि मैदे वाली जगह पे दर्द होती है, और पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, और बड़ा डिस्ट्रेस सा उसका लुक होता है।
अब ऐसी सिचुएशन में क्या चीज़ ज़रूरी है, तो आपने सारी कॉम्प्लिकेशंस को माइंड में रखना है और इसमें आपने पेशेंट के टेस्ट करवाने हैं। जैसे उसका जो सीबीसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको पता चलेगा कि पेशेंट का प्लेटलेट काउंट कितना है, उसका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, और साथ में आप उसके लीवर फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, आप बिली का लेवल चेक करेंगे, और इसके अलावा आप जब उसका यूरिन आरी कराएंगे तो आपको उसका प्रोटीन यूरिया का आइडिया हो जाएगा कि कितना प्रोटीन यूरिया है। इसको सिंपली डिपस्टिक से भी चेक कर सकते हैं। अब अगर किसी को PIH यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, तो इसमें पेशेंट को जो आप उसके चेकअप्स करेंगे वो बहुत रेगुलर होने चाहिए। उसका जो ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप उसका डेली ब्लड प्रेशर चेक करें, और जो उसका यूरिन का टेस्ट है प्रोटीन यूरिया के लिए वो भी आप डेली करें, और जो इसके लीवर फंक्शन टेस्ट हैं वो आप वीकली करें, और उसकी फंडोस्कोपी भी करें। इसके अलावा पेशेंट की रेटिनोस्कोपी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और रेटिनोस्कोपी में आप देखेंगे कि ये रेटिना डिटैच तो नहीं हो रहा, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत ही चांस होता है प्लेसेंटा की एब्रप्शन का। जो प्लेसेंटा जो बेबी को ब्लड दे रहा है मदर की तरफ से, अगर वो वहां से उखड़ जाए तो बेबी को ब्लड नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये देखें, अगर प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, बेबी को जो है ना IUGR इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन का प्रॉब्लम आएगा। समटाइम्स कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसे प्री मैच्योरली आपको डिलीवर करना पड़ जाएगा, और इसके अलावा बेबी की IUD भी हो सकती है, और बाद में अगर वो किसी तरह हो भी जाए, बच भी जाए, तो एस्फिक्सिया के इश्यूज रहते हैं। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए कि ये मदर के लिए और फीटस के लिए किस कदर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, हमें इसका खास ध्यान रखना पड़ता है। इसको मैनेज करने के लिए आपको पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, उसको बेड रेस्ट पे डालना पड़ता है। जो एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयां हैं बीपी कंट्रोल करने की मेडिसिन, वो आप उस वक्त तक नहीं देंगे जब तक ये बीपी जो है 160-100 तक ना हो, क्योंकि बीपी को लो करना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि बीपी वहां पे मेंटेन रहे जहां पे वो मदर के लिए भी डेंजरस नहीं, और वो प्लेसेंटा के थ्रू जो ब्लड की सर्कुलेशन फीटस की तरफ जा रही है वो उसको भी बरकरार रख पा रहा है, बच्चे को ब्लड सप्लाई मिल रही है। क्योंकि अगर आप बहुत बीपी लो कर देंगे तो बेबी को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो बेबी की डेथ हो सकती है। लिहाजा बीपी को लो करना मकसद नहीं है, बीपी को एक हेल्दी लेवल पे मेंटेन करना मकसद है। और अगर हेल्प सिंड्रोम हो तो उसमें स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, और स्टीरॉइड्स के साथ क्या किया जाता है कि पेशेंट को आप जाहिर है ये दूसरी मेडिसिन भी देंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट है उसका प्लेटलेट काउंट को नॉर्मल करना। उसके लिए प्लेटलेट के इन्फ्यूजन्स लगाए जाते हैं। और अगर आप इसका अल्टीमेटली क्यूरेटिव ट्रीटमेंट मांगे तो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट एक ही है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हमारी कोशिश होती है कि बच्चा जब वायबल एज पे चला जाए तभी उसको डिलीवर करें, लेकिन इस कंडीशन में समटाइम्स हमें बच्चे को जल्दी डिलीवर करना पड़ता है, क्योंकि ये इसका क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है। तो आप क्या करते हैं कि आप उसको एज सुन एज बेबीज ऑन 36 वीक्स तो आप उसको डिलीवर करवा लेते हैं, और फिर आप उसको कोशिश तो ये होती है कि हम लेबर को इंड्यूस करें। अगर रैपिड डिलीवरी हो सकती है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ये मुमकिन ना हो और सी सेक्शन ही करना पड़े तो इन दैट केस प्लेटलेट का इन्फ्यूजन जो है वो देना पड़ता है, ताकि ड्यूरिंग सर्जरी बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग ना हो। बाद में भी PPH के जो चांसेस हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए या उनसे बचने के लिए भी हमें प्लेटलेट काउंट नॉर्मल चाहिए ही होता है। सो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कंडीशन क्या है और इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, और ये कितना इम्पोर्टेंट है इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।